हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के 30 इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई, ट्रांसको, डिस्कॉम और भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जैसे कि बार्क, डीआरडीओ, गेट, ईएससी, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो लगभग होती है 95%। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला होता है सर दोस्तों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और हम लोग इसको लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है। तो उसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों? होते हैं कोर लॉसेस और ये आयरन लॉस, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। तो उसको और हम लोग फॉर्मूला में कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो इसका आउटपुट को हम लोग वो लिखते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय आयरन लॉसेस प्लस फुल लोड कॉपर लॉसेस, अगर वो फुल लोड पे काम कर रहा है तो। ठीक है। अगर हम लोग इसकी लोडिंग को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो इसमें हम लोग एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और कॉपर लॉसेस में इसको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो किसी भी पावर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम कब होती है? कि जो फुल लोड कॉपर लॉस होगा वो अगर आयरन लॉस के बराबर हो तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। और उससे हम लोग लोडिंग को हम लोग निकाल सकते हैं। हमको आयरन, अगर आयरन लॉस पता है और कॉपर लॉस पता है तो हम लोग उसकी परसेंटेज लोडिंग को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उस इफिशियंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होती है दोस्तों? क्योंकि पहला पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो ये इक्विपमेंट होता है वो एक स्टैटिक इक्विपमेंट होता है रादर देन कि एक डायनेमिक इक्विपमेंट या रोटेटिंग इक्विपमेंट, जैसे कि डीसी मशीन्स हो गया या सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन होता है, उसके मुकाबले ये एक स्टैटिक इक्विपमेंट होता है। तो इसकी पावर ट्रांसफर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। और दूसरा है कि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मशीन। इसका मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होता है? 2 to 6% होता है फुल लोड करंट के। जबकि इंडक्शन मशीन में जो ये होता है वो लगभग 30% के अराउंड होता है। तो इसमें भी लॉसेज इसलिए भी कम होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एसी टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, व्हाट विल हैपन टू द वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी? तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रिएक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी रिएक्टेंस, वो होगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी टू एल। ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होता है लगभग लगभग। तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा एक्सी का जो एक्स का जो वैल्यू होगा, रिएक्टेंस का वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगा। अब जो करंट होगा प्राइमरी में वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज अप्लाइड प्राइमरी डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक्स 0 हो गया तो करंट का वैल्यू क्या हो, एक्सेसिवली हाई हो जाएगा। तो वाइंडिंग में थर्मल हीटिंग बढ़ेगी, है ना, करंट बढ़ने से। और वाइंडिंग्स क्या हो सकता है? प्राइमरी का जल सकता है। ठीक है। ठीक है। इसलिए डीसी कभी भी अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज बाय फैक्टर ऑफ 100, द रेशियो ऑफ करंट टू इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी इज। तो स्टेप अप करता है तो मान लीजिए कि प्राइमरी करंट आईपी है और सेकेंडरी करंट आईएस है, प्राइमरी वोल्टेज वीपी है और सेकेंडरी वोल्टेज वीएस है। तो ये क्या करता है? स्टेप अप बाय 100 करता है। इसका मतलब वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वी प्राइमरी इज इक्वल टू 100 है। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं आई प्राइमरी डिवाइडेड बाय आई सेकेंडरी। ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हमें पूछा रेशियो की, तो इसका मतलब है कि आई प्राइमरी और आई सेकेंडरी का रेशियो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? वैल्यू 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 250 केवीए 11,400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स? तो आपको पता है कि जो ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जिस साइड भी है वो, ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 5m, यानी 5m का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर सेकेंडरी की बात कर रहा है तो सेकेंडरी टर्न्स हम लोग ले लेते हैं, सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ लेते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या हो? तो देखिए, अगर हम लॉसेस को नेगलेक्ट करें इसके केस में तो 400 हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कितना 80 इंटू ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है इंटू 5m। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग 5m कैलकुलेट करेंगे तो 5m आएगा 22.5 मिली वेबर। ठीक है। तो फ्लक्स में कितना आएगा? 22.5 मिली वेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 हर्ट्ज ऑपरेशन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 50 हर्ट्ज के ऑपरेशन में, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस है 200 वोल्ट वाट एंड एडी करंट लॉस है 100 वाट। इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज ऑपरेशन विल बी। 60 हर्ट्ज ऑपरेशन पे क्या होगा? देखिए दोस्तों, जनरली इस केस में क्या ले आता है? वी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट ले आता है। तो उसी केस में क्या होता है, जो हमारा पी हिस्टेरिसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के,
और पी ईडी करंट लॉस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। तो इसको अगर हम लोग कांस्टेंट से लिखे तो हमारा नेट कोर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस, यानी K1F प्लस K2 इंटू एफ स्क्वायर। K1 K2 कांस्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिया है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज का ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। तो 50 हर्ट्ज का ऑपरेशन हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, देखिए जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस हो जाएगा 50 इंटू K1, और एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, K2 इंटू 50 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ये वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 200। जो एडी हिस्टैरिसीस लॉस है वो है क्या है, K1 इंटू 50, यानी K1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट लॉस के। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू आएगा 1/25। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो पी कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज पे कोर लॉस क्या आ जाएगा, K1 का वैल्यू क्या हम लोग निकाला था, 4 निकाला था, इंटू 60 हर्ट्ज, ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस प्लस डी करंट लॉस 1/24 इंटू 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 384 वाट। इसका मतलब 60 हर्ट्ज के ऑपरेशन पे कितना आ जाएगा टोटल कोर लॉस, 384 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी अबाउट। नो लोड पे क्या होगा पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का, जनरली क्या होता है 0.35 होता है, ठीक है। नो लोड पे क्या होता है, मैं ये जो एक्सिस के साथ जिसका एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो कोस फाई का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। यानी पावर फैक्टर का वैल्यू बहुत कम होता है ना। यहाँ पर बेसिकली ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है और ये कोर लॉस कंपोनेंट करंट होता है। तो आई म्यू का जो वैल्यू होता है नो लोड पे वो आईसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, इसी के लिए फाई एंगल बहुत बड़ा होता है और कॉस फाई का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ लॉस द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। तो किस कंडीशन के लॉस के लिए, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए क्या, कि वेरिएबल कॉपर लॉस है फुल लोड पे इज इक्वल टू आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। तो इससे मतलब परसेंटेज लोडिंग निकाल सकते हैं। परसेंटेज लोडिंग उसे केस में क्या हो जाएगा, PI डिवाइडेड बाई P कॉपर लॉस का अंडर रूट, ठीक है। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। देखिए ईडी करंट लॉस होता क्यों है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसके सरफेस पे सर्कुलेटरी करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। जिसको हम लोग ईडी करंट लॉस बोलते हैं, जिससे क्या है हीटिंग बढ़ता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कोर को हम लोग लेमिनेट करते हैं, यानी पतला ऐसे पतला पतले शीट में हम लोग उसको लेके पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको लेमिनेशन ऑफ द कोर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी करंट होता है वो अवॉइड होता है और हीटिंग अवॉइड होता है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है ट्रांसफार्मर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, between lap winding and wave winding which will produce more EMF for the same number of slots and the same current in the armature conductor of a DC machine। देखिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल सब देखते हैं। क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वेव वाइंडिंग में वो होता है 2, ठीक है। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है, पोल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पाथ 2 है, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा कंडक्टर्स को हम लोग लेस नंबर ऑफ पाथ यानी 2 ही नंबर ऑफ पाथ में एकोमोडेट करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, 24 है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स है वो है 4, और तो फिर देखिए नंबर ऑफ पोल्स को हम लोग 4 मान लिए, तो वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होगा 2, और लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होगा क्या होगा 4, क्योंकि लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होगा 4, क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। वेव वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाथ्स पैरेलल पाथ 2। तो अब हम लोग इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ब्रशेस के अक्रॉस में मान लीजिए 24 कंडक्टर्स हमने लिया है, तो 2 पैरेलल पाथ होंगे और हर एक में टोटल कितने कंडक्टर्स होंगे 12, ए इक्वल टू 2 रहने पे, ठीक है। टोटल 12 कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर 12 कंडक्टर्स होंगे तो टोटल इस तरह से। तो इसका मतलब है मान लीजिए कि हर एक कंडक्टर के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, हम लोग वोल्टेज को भी 2 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं जनरली, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो क्या होगा 12 इंटू 2, यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि 24 वोल्ट वेव वाइंडिंग के केस में। अच्छा अगर हम लैप वाइंडिंग कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स था 4, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो जाएंगे इसमें 4। तो इसका मतलब है कि हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना करंट आएगा, कंडक्टर आएगा 6 कंडक्टर्स, उसको हम लोग सीरीज में ऐसे सजा लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पैरेलल पास हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएंगे 4 इस तरह के, ठीक है। इस तरह के टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पास हो जाएंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे 4, हर एक के क्रॉस वोल्टेज क्या है, कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 2 है, तो इसका मतलब है कि 6 कंडक्टर्स है, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 वोल्ट। तो देखिए इसी केस में क्या होगा, लैप वाइंडिंग केस में वोल्टेज का वैल्यू हो गया वो कम हो गया, है ना। और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर पैरेलल पाथ ज्यादा है, तो इसके क्रॉस जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वो सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ करंट्स उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा था तो 1 × 4 4 एम्पियर हो जाएगा, और उसमें दो नंबर पैरेलल पाथ है तो उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा वेव के केस में। तो इसका मतलब है क्या कि सेम नंबर ऑफ स्लॉट्स और सेम करंट आर्मेचर कंडक्टर में होने पे जो वेव वाइंडिंग होता है उसका करंट रेटिंग होता है लो, और जो लैप वाइंडिंग होता है यानी वेव वाइंडिंग का करंट लो हो जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, और लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डमी कॉइल्स आर यूज्ड इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन डमी कॉइल होता है किसके लिए यूज के लिए होता है, मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर इज रनिंग एट 1500 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एन इंटू पी डिवाइड बाई 120। देखिए नंबर ऑफ पोल्स है क्या है 4, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख देंगे, तो नंबर ऑफ पोल्स 4 रखेंगे इंटू स्पीड कितना है 1500 आरपीएम डिवाइडेड बाय 120। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन 8 पोल डीसी जनरेटर है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग दिया है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो जाएंगे 2। हमेशा आपको ये कंसीडर करना लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है कितना 0.06 वैल्यू दे दिया है। ठीक है, वेबर। मशीन इज रनिंग एट 250 आरपीएम, मैंने स्पीड का वैल्यू दे दिया 250 आरपीएम। ठीक है, द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए आर्मेचर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60 ए। यहाँ पर क्या है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अभी आपको नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालना है। देखिए इसमें आर्मेचर का कितना दिया है, 32 कॉइल्स दिया है, 32 कॉइल्स इंटू 6 ईच टर्न इंटू, तो देखिए ये जो टर्न्स होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये जो हमारा जो यूजफुल टर्न होता है वो इसका कॉइल साइड्स का होता है, यानी एक अगर टर्न लिया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने स्लॉटिंग में इंक्लूड होंगे, वो होंगे 2। ठीक है, तो 6 इस तरह के टर्न्स दिए हुए हैं, तो मतलब 6 टर्न्स ईच दिए हुए हैं, यानी 6 टर्न्स को इसे कंबाइन किया गया है। तो उसमें ईच टर्न में कितना कंडक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 कंडक्टर्स। तो 6 टर्न्स में टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 × 2, और ऐसे 32 कॉइल्स है तो 32 कॉइल्स यानी एक तो ये टोटल हमारे पास कंडक्टर्स कितने आ जाएंगे 384। ठीक है, मतलब एक कॉइल का 6 टर्न्स है, इस तरह से उसको ऐसे कनेक्ट किया गया है कि एक कॉइल का ऐसे 6 टर्न्स है। ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, एक कॉइल में। तो इसका मतलब है क्या कि 6 × 2, इसमें हर एक में 2 होंगे तो 6 × 2 12 होंगे, इंटू 32 इस तरह के कॉइल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 384 आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू एन, सबसे पहले स्पीड कितनी 250, पी नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 8 पोल, पी 5, टोटल फ्लक्स कितना है 0.06, जेड कंडक्टर अभी हमने कहा 384 डिवाइडेड बाय 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे 2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 384 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द आर्मेचर एमएमएफ वेवफॉर्म ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का आर्मेचर एमएमएफ का वेवफॉर्म कैसे होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग अगर मान लीजिए एक सिंपल कंसिडर करते हैं कि ये जो 2 पोल का हम लोग डीसी मशीन लेते हैं, तो ये जो 2 पोल फेसिंग है नॉर्थ और साउथ, इसको अगर हम लोग इस तरह से फ्लैट हॉरिजॉन्टल में लें तो ये हमारा अगर पोल इस तरह का आएगा, ठीक है, 2 पोल इस तरह का अगर आएंगे, ठीक है, तो इसके 2 पोल्स के बीच में जो आर्मेचर एमएमएफ है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा, अगर फील्ड एमएमएफ इस तरह से है तो ये मैक्सिमम हो गया। इन दोनों के बीच में आर्मेचर एमएमएफ पीक हुआ। अच्छा यहाँ पर देखिए जनरली होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ये आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग इस तरह से अगर फ्लैट ले लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में रिलक्टेंस जो होता है वैल्यू वो होता है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर जो रिलक्टेंस यूनिफॉर्म हुआ तो हमारा आर्मेचर फ्लक्स होगा वो यूनिफॉर्म जाएगा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, रिलक्टेंस चेंज होता है, यहाँ पर एयर गैप आता है, तो एयर गैप आने से रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, तो सडनली इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फ्लक्स है वो ड्रॉप हो जाएगा, इस पॉइंट तक ड्रॉप होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब वो यूनिफॉर्म आएगा तो फिर से ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हमारा फ्लक्स का, इसका मतलब है कि अगर आर्मेचर एमएमएफ इस तरह से होता है तो हमारा जो फ्लक्स का जो वेवफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर एमएमएफ और ये हो गया आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर्स ऑफ डीसी मशीन इज इन विच शेप। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस शेप में होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ऑलवेज हमारा होता है वो ट्रेपेजोइडल शेप में होता है, यानी इस तरह के शेप में होगा। ठीक है,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरपोल वाइंडिंग इन डीसी मशीन। तो इंटरपोल वाइंडिंग किस चीज के लिए होता है, वो होता है आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन किसमें, मेन फ्लक्स में, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक फ्लक्स इंड्यूस करता है। वो फ्लक्स जो होता है जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इंटरपोल्स हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा मेन फील्ड होता है उसके अलावा जो स्पेस बचा हुआ रहता है उसमें हम इंटरपोल यूज करते हैं। वो के ब्रशेस के थ्रू आर्मेचर के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इंटरपोल का यूज क्यों क्यों होता है, आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सन जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 7.5 किलोवाट, यानी कि पावर हमारा दिया है कितना, 7.5 किलोवाट। ठीक है, एट 200 वोल्ट, यानी कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज दिया है वो 200 वोल्ट दिया है। आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.6 ओम, आप याद रखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.6 ओम। और फील्ड रेजिस्टेंस कितना है, फील्ड रेजिस्टेंस है हमारा 80 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, यानी जनरेटर केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। तो देखिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें केस बोला है जनरेटर का। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा आर्मेचर, इसके अंदर आर ए यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। क्योंकि जनरेटर है तो ये करंट सप्लाई करेगा, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा आर्मेचर करंट को इस तरह से होगा। ये हमारा पैरेलल में है, ये हमारा शंट फील्ड है। ठीक है, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर था। और ये हमारा लोड है। ठीक है, तो हमारा वी लोड है कितना, 200 वोल्ट का। ठीक है, ये है हमारा लोड करंट आई एल और ये हमारा शंट करंट आई एस एच। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शंट करंट। ठीक है, शंट करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज वी एल, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय ये सेम वोल्टेज रहेगा ये इसके अक्रॉस, डिवाइडेड बाय आर एस एच, यानी आर एस एच का वैल्यू कितना दिया, 80। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा शंट करंट कितना निकला, 2.5 एम्पियर। ठीक, अभी देखिए पावर कितना दिया है इसमें, लोड के अक्रॉस जो पावर है 7.5 किलोवाट है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल इंटू आई एल लोड। तो इसका मतलब आई एल इज इक्वल टू पावर, यानी कि हमारा 7.5 किलोवाट यानी 7500 वाट डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 37.5 एम्पियर, ये का आएगा हमारा लोड करंट। तो इसका मतलब है कि आई आर्मेचर करंट इसमें क्या हो जाएगा, आई लोड करंट प्लस आई शंट फील्ड करंट। तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 2.5 प्लस 37.5, ये हम लोगों ने निकाला था, तो ये आएगा कितना, 40 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि अब जनरेटर की इक्वेशन में आपको पता है कि जो ईएमएफ ई ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज 200 है, प्लस आई हम लोगों ने निकाला था 40 इंटू आर ए का जो वैल्यू है, वो आर ए का वैल्यू क्या है, 0.6। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 224 वोल्ट्स। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डीसी सीरीज मोटर इज ऑलवेज स्टार्टेड विद लोडेड कंडीशन। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल करंट के। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्लक्स बहुत ही वीक होता है तो करंट बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है कि स्पीड उसमें डेंजरसली हाई हो जाएगा। तो सीरीज मोटर केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑलवेज हम लोग एक लोडेड कंडीशन में डालते हैं, यानी उसका एक लोड डालते हैं उसके बाद ही उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोड रेजिस्टेंस इन ए सीरीज वांट डीसी मोटर एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू देन द मोटर विल। अब क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है, सीरीज वाइंडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि फील्ड और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज डेवलपमेंट एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही करंट दोनों वाइंडिंग में फ्लो करता है। तो अभी फ्लो होने से क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो मिल के हम लोग को टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, और रोटेशन जनरेट करता है। अभी टोटल अगर रेजिस्टेंस है फील्ड सर्किट का, वो अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा कि जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा बहुत कम होगा, तो वो सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं कर पाएगा, तो मोटर अनेबल टू जनरेट टॉर्क, यानी मोटर उसमें टॉर्क जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और अपनी इनर्शिया को नहीं तोड़ पाता है। इसी के लिए क्या होता है, वो फेल हो जाता है स्टार्ट होने में। जैसे सीरीज मोटर के केस में क्या होगा कि जो हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है और जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि फील्ड में सीरीज में कनेक्शन होने से क्या करंट जो है इनकम्युलेटिव डेवलप होगा। अभी अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, सफिशिएंट टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा और स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी इनर्शिया को नहीं तोड़ पाएगा। तो ऑलवेज जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डीसी डैश मोटर्स आर बेस्ट सुटेड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, तो डीसी सीरीज मोटर जो है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मोटर्स द प्लगिंग इफेक्ट बाय रिवर्सिंग डैश टर्मिनल्स, प्लगिंग को कैसे इफेक्ट किया जाता है, तो आर्मेचर टर्मिनल्स को हम लोग रिवर्स करके हम लोग प्लगिंग के इफेक्ट को डालते हैं। जैसे आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स करने से प्लगिंग जनरेट होता है, तो प्लगिंग से क्या होता है, स्पीड उसका कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मेगावाट 13.8 केवी स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर एट 0.8 पावर फैक्टर विल डिलीवर फुल लोड करंट ऑफ, फुल लोड करंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पावर क्या होता है हम लोग को पता है, √3 VL लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा पावर का वैल्यू दिया है 500 मेगावाट इंटू 10⁻6 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन वोल्टेज कितना दिया है 13.8। ठीक है, इंटू हमारा लाइन करंट निकालना है हमें, और हमारा कॉस फैक्टर वैल्यू 0.8 दिया है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा लाइन करंट का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा हमारा 26.15 किलो एम्पियर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज 50 MVA 10 kV generator has reactance of 0.2 ohm per phase. The per unit value of reactance on base 100 MVA और 25 kV पे निकालना है बेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो 50 MVA और 10 kV जो जनरेटर है उसको हम लोग ओल्ड बेस मान लेते हैं। ठीक है, और अभी जो 100 MVA और 25 kV है हम लोग न्यू बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग ओल्ड बेस के में कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Z डिवाइडेड बाय Z बेस ओल्ड। ठीक है, ओल्ड हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू Z का क्या है, रिएक्टेंस का 0.2 डिवाइडेड बाय Z बेस ओल्ड है, ये क्या हो जाएगा 10 kV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 MVA। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा कितना 0.1। आप याद रखिएगा इसको, 0.1 आया। अभी देखिए Z जो है न्यू जो वैल्यू है पर यूनिट में, उसका फॉर्मूला होता है Z ओल्ड पर यूनिट इनटू जो हमारा पावर है वो ओल्ड हम न्यू ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय पावर ओल्ड लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इनटू जो हमारा वोल्टेज का जो रेशियो लेंगे हम लोग, वोल्टेज हम लोग ओल्ड का डिवाइडेड बाय वोल्टेज हम लोग न्यू का, इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट कर देंगे तो Z ओल्ड जो पर यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाला था 0.1 इंटू पावर न्यू है कितना हमारा न्यू बेस में 100 MVA डिवाइडेड बाय ओल्ड बेस में 50 MVA इनटू जो V ओल्ड बेस है उसमें वोल्टेज कितना है 10 kVA डिवाइडेड बाय न्यू का जो वोल्टेज है वो 25 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0.032। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 volt 25 hertz alternator is directly coupled to and is driven by 60 hertz synchronous motor. What is the number of poles for the synchronous motor? देखिए दोनों केस में क्या होगा, जनरेटर को मोटर के साथ कपल्ड किया गया, दोनों केस में स्पीड जो होगा वो इक्वल होगा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो अल्टरनेटर के लिए जो हमारा स्पीड आएगा वो क्या आ जाएगा 120 f by p सिंक्रोनस स्पीड, यानी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 25 हर्ट्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स क्या है 10, तो इसका मतलब इसका स्पीड आएगा 300 RPM। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पोल्स पूछा जाता है सिंक्रोनस मोटर के लिए, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए जो स्पीड है हमारा 300 होगा इंटू इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल p। तो इसका मतलब हम लोग p को निकालेंगे तो p का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगा, p का वैल्यू आएगा 24। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा 24 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द रोटर इज ऑलवेज इज इक्वल टू डैश द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द स्टेटर, तो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर करंट रोटेट्स एट, स्टेटर करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस स्पीड से रोटेट करता है, तो ऑलवेज वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का 120 f डिवाइडेड बाय p, यानी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पता है स्टेटर का तो हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ द रोटर इज 1470 RPM। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। तो देखें इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है, जो हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी स्टेटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्लिप निकालना है, उससे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो स्लिप क्या स्पीड क्या हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड यानी कि 120 f डिवाइड बाय p माइनस जो हमारा रोटर का स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड सबसे पहले निकालता है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइडेड नंबर ऑफ पोल्स क्या है 4, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 1500 RPM। तो हमारा जो स्लिप है वो क्या हो जाएगा 1500 माइनस 1470 डिवाइडेड बाय 1500, यानी कि आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1500, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 50।
ठीक है, स्लिप का वैल्यू निकल गया हमारा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम्स यानी कि 1/50 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा वैल्यू क्या 1 हर्ट्ज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर इज देयर एंड विच टाइप वी कैन कंट्रोल द स्पीड एंड टॉर्क। देखिए इंडक्शन मोटर जो है तो दो टाइप का होता है, पहला होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो रोटर में है उसमें स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं, इस तरह के 3 स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं स्टार कनेक्शन में, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क और स्पीड को वैरी कर सकते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है कि वो स्क्विरल के केज के जैसा होता है ओल्ड, वो उसमें क्या होता है कि बार्स लगे होते हैं और रोटर को शॉर्ट किया जाता है दोनों एंड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोज लूप बनता है, तो इसमें हम लोग बाहर से कोई स्लिपिंग नहीं होता है, तो हम लोग स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट स्पीड में, तो ये मोस्ट मोस्ट प्रॉपर होता है क्योंकि बहुत रगड़ होता है। तो इंडस्ट्री में मैक्सिमम हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल वीएफ कंट्रोल इन इंडक्शन मोटर, यानी कि इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो ट्रिपल इसमें इसका क्यों यूज करते हैं दोस्तों, देखिए जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप में होता है, वो जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है, हम लोग याद करिए कि क्या होता है 4.44 इंटू एन इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 5m। इसका मतलब है क्या कि कांस्टेंट फ्लक्स के लिए जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, E/F रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वैरी करके हम लोग स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको कांस्टेंट रखना, मान लीजिए ई है 1 और फ्रीक्वेंसी है 2, तो अब अगर ई को 2 कर दिए तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग 4 कर दिए, तो लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो है वो आपस में बराबर है, तो इस हिसाब से हम लोग ये वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को वैरी कर रहे हैं, लेकिन E/F रेशियो को कांस्टेंट रख रहे हैं, उससे क्या है, हमारा स्पीड, हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो उससे हम लोग स्पीड को वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रिपल VFD कंट्रोल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज लेस देन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से लेस क्यों होता है एफिशिएंसी। तो देखिए ट्रांसफार्मर से लेस इसलिए होता है क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है, एक रोटेटरी इक्विपमेंट है जिसमें रोटर रोटेट करता है, तो उसमें रोटेशनल लॉसेस होते हैं, तो एफिशिएंसी उसकी कम होती है, ठीक है। जनरली इसकी जो एफिशिएंसी होती है इंडक्शन मोटर केस में 88% होती है और ट्रांसफार्मर केस में 98% होती है। क्यों, क्योंकि रोटेशनल इक्विपमेंट है, ये एक स्टैटिक इक्विपमेंट है। दूसरा बात, जो मैग्नेटाइजेशन करंट का जो वैल्यू होता है वो इंडक्शन मोटर केस में वो ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें बीच में एयर गैप होता है, तो एयर गैप में रिलक्टेंस का वैल्यू हाई होगा, तो सेम फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेम करंट मेंटेन करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग स्टैंड। तो देखिए स्लिप का वैल्यू क्या होता है, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। अभी देखिए सिंक्रोनस का जो स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड है MMF, तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है, रोटर का स्पीड क्या होगा, 0 होगा स्टार्टिंग में, तो इसमें 0 पुट करने से स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।